नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू में। तो आप जानते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कर रहे हैं राजीव वहीद की 2019-2020 का एडिशन है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। चैप्टर 5 का सॉल्यूशन पार्ट है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो हमने टेलीग्राम में चैप्टर 5 का टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन है। तो चैप्टर यूनिट 2 चैप्टर 5 कहता है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हिंदी में कहता है कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैटल ऑफ प्लासी। ये स्टेटमेंट कहता है द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एट कलकत्ता फ्रॉम मद्रास स्ट्रेंथन द इंग्लिश पोजीशन इन बंगाल। ठीक है। बी कहता है क्लाइव फॉरगेट अ सीक्रेट अलायंस विद द ट्रेटर्स ऑफ द नवाब। ठीक है। सी कहता है रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। करेक्ट आंसर बताना हमें। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। प्लासी की लड़ाई के बारे में बयान पर विचार करें। ए मद्रास से कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव के कमान ने इंग्लिश की स्थिति को मजबूत किया। ठीक है। बी क्लाइव ने नवाब के गद्दारों के साथ एक गुप्त गठबंधन किया। सी इस जीत के परिणाम स्वरूप सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। करेक्ट आंसर बताना हमें। डी आंसर है, ए भी ठीक है। सी क्यों गलत है तो ये बताया जाएगा इसमें सी क्यों गलत है। तो सी इसलिए गलत है कि सी स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। नहीं, रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री मीर जाफ़र है ना, मीर जाफ़र बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। क्योंकि क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसकी लड़ाई हुई थी सिराज उद्दौला से इन द बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इंग्लिश गॉट जमींदारी ऑफ बंगाल। बी द बैटल ऑफ प्लासी स्टेबलाइज द मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। करेक्ट आंसर बताना। एक बार हिंदी में क्वेश्चन देख लेते अच्छे से समझ आएगा। कथन पर विचार करें। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल की जिम्मेदारी मिली। बी प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेज के सैन्य वर्चस्व को स्थापित किया। ठीक, करेक्ट आंसर बताना हमें। इसका आंसर देखते हैं, बी था इसका आंसर। अच्छा, अब ए क्यों गलत है। तो दोस्तों ए इसलिए गलत हैं कि ये कहता है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इंग्लिश गॉट जमींदारी ऑफ बंगाल। नहीं, क्या हुआ था जब लड़ाई हुई थी और जब विक्ट्री घोषित हुई थी ना, तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा, मीर जाफ़र जी नवाब बन गए बंगाल के प्लासी की लड़ाई के बाद। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को मारा। ठीक है, और मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या दिया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफ़र का सपोर्ट था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन रिटर्न मीर जाफ़र को क्या दिया, इनको दिया जमींदारी। तो दी जमींदारी दी, लेकिन सिर्फ 24 परगना की दी। ठीक है ना, बंगाल की, पूरे बंगाल की नहीं दी। अब बंगाल कहता हो तो बंगाल का मतलब कि बंगाल पूरे बंगाल का हो गया ना, नहीं, सिर्फ 24 परगना की दी थी। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ 1760। ये कहता है अ ट्रीटी बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी वॉज साइन। बी मीर कासिम प्रोमिस टू पे अ सम ऑफ ₹5 lakhs टुवर्ड फाइनेंसिंग द कंपनीज वार एफर्ट इन साउथर्न इंडिया। ठीक है। सी कहता है इट वॉज एग्री दैट मीर कासिम एनिमीज वर द कंपनीज एनिमीज एंड हीज फ्रेंड्स द कंपनीज फ्रेंड। ठीक कहता है मीर कासिम एग्रीड टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द कंपनी। करेक्ट आंसर बताना था। क्वेश्चन 3 कहता है, हिंदी में देख लेते हैं, 1760 की संधि के संबंध में कथन पर विचार करें। ये कहता है मीर कासिम और कंपनी के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बी कहता है मीर कासिम ने दक्षिण भारत में कंपनी के युद्ध प्रयासों के विश्लेषण के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने का वादा किया। सी कहता है कि यह सहमति हुई कि मीर कासिम के दुश्मन कंपनी के दुश्मन थे और उनके दोस्त कंपनी के दोस्त थे। ठीक है। बी कहता है मीर कासिम कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। करेक्ट आंसर में बताना दोस्तों इसका। तो दोस्तों तीसरे का आंसर है आपका, एक्चुअली में तीनों स्टेटमेंट ठीक है, चारों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट
ये कहता है मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। बी आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1760 मीर कासिम एग्रीड टू सीट टू द कंपनी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुर्दवान। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है हमें। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। बी कहता है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1760 मीर कासिम एग्रीड टू सीट टू द कंपनी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्धमान। हिंदी में देख लेते हैं। कथन पर विचार करें। ये कहता है मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बी कहता है 1760 के प्लासी की लड़ाई के बाद मीर कासिम कंपनी को वर्धमान के जिले देने के लिए तैयार हो गया। करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो दोस्तों फोर्थ का आंसर है आपका, इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ये कहता है नवाब शुजा-उद-दौला एग्रीड टू पे ₹50 लाख टू द कंपनी एज वार इंडिमिनिटी। बी कहता है रॉबर्ट क्लाइव कंक्लूडेड 2 important treaties at Allahabad, one which the Nawab of the Awadh and the other with the Mughal Emperor Shah Alam II. सी कहता है शाह आलम सेकंड एग्रीड टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकरेक्ट बताना, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि के संबंध में कथन पर विचार करें। ये कहता है कि नवाब शुजा-उद-दौला ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने की सहमति व्यक्त की। बी कहता है रॉबर्ट क्लाइव ने 2 महत्वपूर्ण संधियां की, इलाहाबाद में नवाब के साथ और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। सी कहता है शाह आलम द्वितीय ने सहमति की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवान मुहैया कराने वाला एक फरमान जारी किया। इनकरेक्ट आंसर बताना है 5वें का। तो 5वें का आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। सी कहता है वेल्सले इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट। सी कहता है द कंपनी अपॉइंटेड 2 डिप्टी दीवान मोहम्मद रेजा खान फॉर बंगाल, राजा सिताब रॉय फॉर बिहार। डी कहता है इन ड्यूअल गवर्नमेंट दीवानी डेट इज कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड निजामा डेट इज पुलिस एंड जुडिशरी फंक्शन केम अंडर द कंट्रोल द कंपनी। करेक्ट आंसर बताना हमें। देखते छठा हिंदी में। कथन पर विचार करें। ए बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई बंगाल के वास्तविक स्वामी। बी वेल्सले ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है। सी कहता है कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान मोहम्मद रजा खान को बंगाल के राजा सिताब राय को बिहार के लिए नियुक्त किया। डी कहता है दोहरी सरकार में यानी राजस्व इकट्ठा करना और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य कंपनी के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना था हमें। तो छठे का आंसर है ए। सी क्यों गलत है? सी इसलिए गलत है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना, माफ़ करना दोस्तों, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है आपका सी। क्योंकि जो बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वेल्सले इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम गवर्नमेंट, नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7वां कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट। ये कहता है टीपू सुल्तान यूटिलाइज स्कॉच अर्थ पॉलिसी बर्निंग फार्मलैंड एंड पॉइजनिंग वेल अगेंस्ट इंग्लिश। ठीक है। बी ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन बिटवीन मराठास एंड इंग्लिश। ठीक है। सी कहता है वॉरेन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल इन बंगाल रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वडगांव। करेक्ट आंसर बताना था हमें। ये कहता है कि टीपू सुल्तान ने एक झुलसी हुई धरती नीति जलते खेत और जहरीले कुएं का उपयोग किया। ठीक है। वडगांव की संधि पर मराठा और इंग्लिश के बीच हस्ताक्षर हुए। ठीक है। सी कहता है बंगाल में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने वडगांव की संधि
को अस्वीकार कर दिया। करेक्ट आंसर बताना था हमें क्वेश्चन 7 का। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बी और सी ठीक है। अब बात करते हैं ये जो ए स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो ए स्टेटमेंट इसलिए गलत हैं कि टीपू सुल्तान ने झुलसी हुई धरती नीति अपनाई नहीं, टीपू सुल्तान ने नहीं अपनाई थी, मराठा ने अपनाई थी। ठीक है, मराठा ने अपनाई थी, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया बी। अब मैं आपको इसमें थोड़ा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, देखो जब ये पॉलिसी अपनी अपनाई ना, स्कॉर्चिंग अर्थ वाली और बर्निंग फार्म लैंड और पॉइजनिंग वेल वाली, तो क्या हुआ जब इंग्लिश ने, अब इस संधि में क्या हुआ था जब मराठों ने ये जो इस्तेमाल किया था ना कि खेत में आग लगा दिए और ये सब कुएं के पानी को पॉइजन कर दिया, तो मराठों द्वारा जब अंग्रेजी सेना के चारों तरफ से घेर लिया और जब ये स्थिति उत्पन्न हो गई, तो अंग्रेज़ों के लिए जो खाना पानी की आपूर्ति को मतलब पूर्ति कम हो गई, मतलब उन्हें खाना पानी मिलना बंद हो गया। तो जनवरी 1779 में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने आत्मसमर्पण कर दिया और तभी आपकी ये जो वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो ये वडगांव की संधि था। ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा 8 देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट। ए कहता है ट्रीटी ऑफ सालवाई वाज साइन बिटवीन द पेशवा एंड द इंग्लिश। बी कहता है द ट्रीटी गारंटेड पीस बिटवीन द टू साइड्स फॉर 20 ईयर्स। सी कहता है वॉरेन हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल इन बंगाल व्हेन ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन। करेक्ट आंसर बताना है। स्टेटमेंट कहता है कथन पर विचार करें। ए कहता है सालाबाई की संधि पेशवा और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर की गई थी। बी कहता है इस संधि ने दोनों पक्षों के बीच 20 साल तक शांति की गारंटी की। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल में गवर्नर जनरल था जब सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। करेक्ट आंसर बताना था हमें। तो दोस्तों क्वेश्चन 8 का आंसर देख लेते हैं हम। दोस्तों इसका आंसर है सी नहीं है दोस्तों, इसका आंसर सी नहीं, इसका आंसर डी है। ठीक है, डी क्यों है, तो सब मतलब सारे स्टेटमेंट ठीक है, वो गलती से सी आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो क्या हुआ था जब सालाबाई की संधि हुई थी, तो इसमें क्या हुआ था, ये संधि करवाई किसी थी पहले तो ये देखिए। तो जो सिंधिया थे ना, सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक नई संधि का प्रस्ताव रखा। ठीक है, जो कि आपका 1782 में हुई। ठीक है, अब इसमें क्या था, अंग्रेज़ थे, अंग्रेजी की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग थे और पेशवा थे, पेशवा की तरफ से कौन से फर्नांडिस थे। ठीक है, अब इस संधि में क्या निष्कर्ष निकला, इसमें ये निष्कर्ष निकला कि जो दोनों पक्षों के बीच 20 साल के लिए एक शांति की गारंटी हो गई। ठीक है ना, दोनों पक्षों के बीच 20 साल के लिए एक शांति की गारंटी हो गई। तो ये था आपका सालाबाई का ना, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। तो ये आंसर नहीं है, सी नहीं है, आंसर इसका हो गया डी। चलिए क्वेश्चन 9 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेन प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन आ गया। द इंग्लिश शुड इंजॉय द प्रिविलेज एट द ट्रेड एज बिफोर। बी द पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन। ठीक है, सी महादजी सिंधिया शुड बी द म्यूचुअल गारंटर फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। डी कहता है द होल ऑफ द टेरिटरी conquered since the Treaty of Purandar 1776 including Bassein should be restored to Marathas। हिंदी में देख लेते हैं। करेक्ट आंसर बताना है। संविधान कथन पर विचार करें, सालाबाई की संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे वो बताना है। ए इंग्लिश को पहले की तरह व्यापार में विशेष अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, बी कहता है पेशवा को किसी अन्य यूरोपीय राष्ट्रीय का समर्थन नहीं करना चाहिए। सी कहता है महादजी सिंधिया को गारंटर बनाया गया संधि की शर्तों के उचित पालन करने के लिए। डी कहता है पुरंदर की संधि के बाद से पूरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त हुई 1766-76, जिसमें बासीन भी शामिल था जो मराठों को वापस किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका क्वेश्चन 9 का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 का आंसर डी, सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो कुछ बताने का है नहीं। ये
सिंधिया वाला पहले बता दिया तो उसी में ये भी ऐड कर लेना। यही फ़ायदा होता है एमसीक्यू करने का, चैप्टर वाइज का आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ बेसन 1808। अंडर द ट्रीटी द पेशवा एग्रीड। ठीक है, पेशवा एग्रीड टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत अंडर ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है, टू सीड टू द कंपनी टेरिटरीज yielding द इनकम ऑफ ₹26 लाख। सी कहता था प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी वाज दैट इंग्लिश शुड रिमूव ऑल ट्रूप्स फ्रॉम द मराठा टेरिटरी। करेक्ट आंसर बताना है हमें। हिंदी में देख लेते हैं। बेसिन की संधि 1802 संधि के तहत पेशवा के बारे में कथन पर विचार करें। ए, पेशवा सूरत शहर को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुए बेसिन की संधि के तहत। ठीक है, बी कहता है कि 26 लाख आय अर्जित करने वाले प्रदेशों को कंपनी को सौंपना पड़ा। सी, संधि का प्रावधान था कि अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र से सभी सैनिक को हटा देना चाहिए। करेक्ट आंसर बताना हमें। इसका आंसर है ए भी ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं सी क्यों गलत है। तो सी स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जो सी कह रहा है, पहले तो देख लेते सी क्या कह रहा है स्टेटमेंट में। सी स्टेटमेंट में ये कहता है संधि का प्रावधान था कि अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र में सभी सैनिक को हटा देना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा था कि इंग्लिश शुड रिमूव ऑल ट्रूप्स फ्रॉम द मराठा टेरिटरी। नहीं, ये नहीं कहा था। ये प्रोविज़न में ये था कि जो इंग्लिश ट्रूप्स होगी वो परमानेंटली मराठा टेरिटरी में रहेगी। ठीक है, अब ये माना जाता था कि अंग्रेज़ों के लिए सबसे स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट था, ग्रेट स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट था। तो आंसर हो गया सी। ए भी गलत है, ए भी ठीक है। सी 11 देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये कहता है ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 8, 1846 द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो वार फोर्स द सिक्स टू साइन अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। ठीक है, पी कहता है मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ वॉज टू बी गिवन टू द इंग्लिश। सी कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ द सिख आर्मी वॉज रिड्यूस्ड। डी कहता है द जलंधर डॉब वॉज एनेक्स टू द कंपनीज डोमिनेंस। करेक्ट आंसर बताना था मैं। हिंदी में लिख लेते हैं लाहौर की संधि के संबंध में कथन पर विचार करें। ये कहता है लाहौर की संधि 8 मार्च 1840 पहले एंग्लो सिख युद्ध के अंत ने सिखों को अपमानित करने के लिए मजबूर किया। बी, 1 करोड़ से अधिक की रकम अंग्रेजों को दी जानी थी। सी, सिख सेना की ताकत कम हो गई थी। डी, जालंधर दोआब को कंपनी के प्रभुत्व में शामिल कर लिया गया। करेक्ट आंसर बताना है हमें इसका। क्या तो दोस्तों 11वें का आंसर है डी, सारे ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 12, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, ए कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। बी कहता है विच एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर। करंट आंसर बताना है। देखते 12 का हिंदी में। रिंग फेंस की नीति के बारे में बयान पर विचार करें। ए, रॉबर्ट क्लाइव ने रिंग बार्ट की नीति का पालन किया। बी, जिसका उद्देश्य कंपनी सीमाओं के बचाव के लिए बफर जोन बनाना था। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग रिंग फेंस की नीति कब अपनाई? जब वॉरेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल का अपना कार्यभार संभाला तो उस समय सिचुएशन ये थी कि मतलब अंग्रेज़ों के लिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी उस समय। और अंग्रेज़ों को किन से लड़ना था उस समय? मराठों, मैसूर और हैदराबाद से। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था रिंग फेंस की पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन 13 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। ए, वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। बी, अंडर द सिस्टम द अलाइंग इंडियन स्टेट्स रूलर वाज compelled to accept the permanent stationing of a British force within the territory and pay a subsidy for its maintenance. C, policy of subsidy alliance was in fact an extension of the ring fence system. ठीक है। डी, द इंडियन रूलर कुड नॉट एंजॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट द प्रायर कंसल्टेशन विद द कंपनी। करेक्ट आंसर बताना है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। सहायक गठबंधन नीति के संदर्भ में कथन पर विचार करें। ए, वॉरेन हेस्टिंग ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की। बी,
प्रणाली के तहत भारतीय गठबंधन राज्य के शासक को बाध्य किया गया कि वह ब्रिटिश सेना का स्थायी तैनाती को उसके क्षेत्र के भीतर स्वीकार करे और इसके रखरखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करे। ठीक है। सी, सहायक गठबंधन की नीति वास्तव में रिंग बाट प्रणाली का एक विस्तार थी। डी, भारतीय शासक कंपनी के पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था। करेक्ट आंसर बताना है। तो सी का आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका बी सी डी। ठीक है। अब ए क्यों करते हैं? तो ए इसलिए करते हैं क्योंकि वॉरेन हेस्टी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाता है बी सी डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट। ए कहता है द डॉक्ट्रिन स्टेटेड दैट द अडॉप्टेड सन कुड बी द हायर टू द फोस्टर फादर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है। बी, द निजामत ऑफ हैदराबाद द इंडियन प्रिंसेस हु एक्सेप्टेड द सब्सिडी सिस्टम। ठीक है। सी कहता है होलकर्स वर द लास्ट मराठास कन्फेडरेशन टू एक्सेप्ट द सब्सिडीज अलायंस इन 1818। डी, 7 स्टेट वर एनेक्सेड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। करेक्ट आंसर बताना है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ये कहता है सिद्धांत ने कहा कि पुत्र अपने पालक पिता की नीति संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने सहायक प्रणाली स्वीकार की। सी, होलकर अंतिम मराठा था 1818 में सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला। ठीक है। डी, 7 राज्य को सिद्धांत के तहत रद्द कर दिया गया। करेक्ट आंसर बताना हमें। तो क्वेश्चन 14 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 14 का आंसर सी, सारे ठीक है। क्वेश्चन 14 का आंसर सारे ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट। ए कहता है लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेड अवध इन 1856 आफ्टर डिपोजिंग नवाब वाजिद अली शाह ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट। ठीक है। बी कहता है 7 स्टेट्स वर एनेक्सेड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। करेक्ट आंसर बताना हमें। अच्छा, ए स्टेटमेंट ये कहता है 1856 में अवध को एनेक्स नवाब वाजिद अली शाह सही तरीके से कार्य न करने के आधार पर किया गया था। ठीक है। बी कहता है 7 राज्यों को सिद्धांत के तहत रद्द कर दिया गया। करेक्ट आंसर बताना था हमें 15 का। तो दोस्तों 15 का आंसर है सी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये। वॉर दे रखी है, ट्रीटी दे रखी है। ठीक है। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो पढ़ लेते हैं वैसे। वॉर और ट्रीटी, एंग्लो नेपालीज वार, वॉर ऑफ बर्मास, एंग्लो तिब्बत वार, एंग्लो अफगान वार, एंग्लो सिख वार। ठीक है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है। मतलब एज इट इज़ ही है। एंग्लो नेपाल युद्ध, सगोली की संधि, प्रथम वर्मा युद्ध, यान दावो की संधि, एंग्लो तिब्बत युद्ध, ल्हासा की संधि, एंग्लो अफगान युद्ध, त्रिपक्षीय संधि, दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध, गंडमार्क की संधि। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर स्टेटमेंट क्रोनोलॉजी बतानी है हमें। ठीक है। ट्रीटी ऑफ मंडासुर, ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टम। ठीक है। ये वह हिंदी में देते हैं। मंडोर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि। ठीक है। तो हमें बताना क्या पहले हुआ था, है ना, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या कौन से साल में होता। मंडोर की संधि हुई थी आपकी 1818 में। ठीक है। ये हुई थी आपकी जैन में। ठीक है। जैन में हुई थी। पूना की संधि हुई थी आपकी 1817 में। ये हुई थी जून में हुई थी। ठीक है।
अच्छा, फिर बात करते हैं आपकी तीसरा स्टेटमेंट ग्वालियर की संधि। तो ग्वालियर की जो संधि हुई थी ये भी हुई थी 1817 में, लेकिन ये हुई थी आपकी नवंबर 1817 में। ठीक है। अच्छा, फिर कहता सेरिंगपट्टम की संधि कब हुई थी। तो सेरिंगपट्टम की संधि हुई थी आपकी 1792 में, 1792 में हुई थी। ठीक है, सेरिंगपट्टम की संधि। और ये कब हुई थी, ये आपकी हुई थी ये वाला, सॉरी एक मिनट रुकिए। सेरिंगपट्टम की संधि 1792 में हुई थी और ये हुई थी थर्ड मराठा वार में। ठीक है, थर्ड मराठा वार में हुई थी ये। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी। क्वेश्चन 18, अगेन मैच द फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ मैंदासुर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, सिंधिया, पेशवा, होलकर, ये हमारे रूलर हो गए, ये हमारा ट्रीटी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 का आंसर बता देते हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसका आंसर है ए। तो ये है, तो मतलब क्या हो गया, पूना की संधि हुई थी पेशवा के साथ। ठीक है, पेशवा थे। मंडासोर की संधि में शासक कौन थे। मंडासोर की संधि में शासक थे आपके होलकर। और ग्वालियर की संधि में कौन थे, ग्वालियर की संधि में शासक थे आपके सिंधिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 19 देखते हैं, कंसीडर स्टेटमेंट। एक है लॉर्ड एलेनब्रो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंधिया। बी लैप्स स्टेट्स अंडर लॉर्ड डलहौजी वाज जयपुर। करेक्ट आंसर बताना हमें। हिंदी में देखते हैं, लॉर्ड एलेनब्रो भारत का गवर्नर जनरल था सिंध की विजय के दौरान। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के अधीन राज्यों में जयपुर था। ठीक है, करेक्ट आंसर में बताना इसका। तो दोस्तों इसका आंसर है ए। ठीक है, बी स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया, तो बी स्टेटमेंट दोस्तों इसलिए गलत हो गया, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी आई थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, ये तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा आई थी, ये तो पता है हमें। ठीक है, और ठीक है, लेकिन इसमें जयपुर नहीं था। ठीक है, मैं नाम बता देता आपको। तो दोस्तों आई थिंक हमारा आज का ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलेंगे। टेस्ट देते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।